चलो चलिए, आज हम लोग एक न्यू चैप्टर में जाएंगे। मैंने जैसे आप लोगों के साथ वादा किया था वही फॉलो करेंगे। तो एक न्यू एरिया में हम लोग आज प्रवेश करेंगे। वन ऑफ द सिग्निफिकेंट एरिया। क्यों सिग्निफिकेंट एरिया? बिकॉज इसके ऊपर बाकी चैप्टर, बाकी अदर अकाउंट कॉस्टिंग निर्भर करता है। मैंने अभी तक डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर के बारे में बताया है, जहां पर आपका क्रिटिकल इश्यूज, कंट्रोल, ये सब मैटर के ऊपर डिस्कस किया था। लेकिन वहां पर वेरी इजीली वी कैन से दैट वी कैन डायरेक्टली आइडेंटिफाई। नो, अभी हम लोग जो करेंगे विच इज नॉट डायरेक्टली आइडेंटिफाइड। फॉर एग्जाम्पल, एक बिरयानी बनाने के लिए, वन पैकेट ऑफ बिरयानी व वन प्लेट ऑफ बिरयानी बनाने के लिए कितना अंडा लगता है, कितना राइस लगता है और कितना पोटैटो लगता है, यू कैन से, यू कैन डायरेक्टली आइडेंटिफाइड। कितना मटन लगता है, यू कैन इजीली आइडेंटिफाइड। सर 100 ग्राम का एक पीस जाता है, एक अंडा जाता है, एक बड़ा साइज का 200 ग्राम का पोटैटो जाता है और सर 50 से 60 ग्राम राइस जाता है। दैट इज अ फिक्स्ड अमाउंट। बट कितना फ्यूल इस्तेमाल हुआ, कितना रेंट इस्तेमाल हुआ, कितना बर्तन का डिप्रिसिएशन वहां पर आया, यू कैन से डायरेक्टली। कितना चाल एक बिरयानी के लिए खर्चा होता है, पोटैटो कितना बिरयानी के लिए खर्चा होता है। देखो, मैंने आप लोग एक फट में इसका आंसर दे दिया, लेकिन जैसे ही मैं बोलता हूं, बोलिए तो कितना आपका फ्यूल गया, बर्तन जिसमें हुआ है उसका डिप्रिसिएशन कितना हुआ, जो बंदा क्लीनिंग कर रहा है पूरा जगह को कितना हुआ एक बिरयानी पैकेट के लिए। आप लोग बोलेंगे सर तो डायरेक्टली आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन सर मैं ये कर सकता हूं, वो जगह में कितना बिरयानी बना है मैं देखता हूं। अगर 100 बिरयानी बना और ये खर्चा अगर 1000 रुपया है, तो मैं बोल सकता हूं सर एक बिरयानी के लिए 10 रुपए ये सब खर्चा हुआ। मतलब व्हाट यू हैव डन, आपने अप्रोक्सीमेशन किया है, एवरेज किया है। यस और नो? आपने ये आंसर देने के लिए अप्रोक्सीमेशन और एवरेज तरीका निकाला है। तो ओवरहेड ऐसा एक एक्सपेंडिचर है विच इज नॉट डायरेक्टली ट्रेसेबल विद द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड और सर्विसेज रेंडर्ड, लेकिन ये खर्चा आपको सपोर्ट देने के लिए करना ही पड़ेगा। लेकिन यू कैन नॉट डायरेक्टली आइडेंटिफाइड विद द प्रोडक्ट। नहीं बोल सकते जे सर ये प्रोडक्ट के लिए यही खर्चा हुआ है। नो, यू कांट से। अगर यू कांट से, देन ये ओवरहेड को एलोकेट करना आपको सीखना पड़ेगा। अगर एक ही प्रोडक्ट है तो इतना टेंशन की कोई बात नहीं है सर, टोटल खर्चे को प्रोडक्ट से डिवाइड कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैटर होगा अगर यू हैव अ मल्टीपल प्रोडक्ट्स। मल्टीपल प्रोडक्ट मतलब एक ही कैटेगरी का मल्टीपल प्रोडक्ट नहीं, मल्टीपल टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, ए बी सी, देन क्रिटिकल इश्यू। अगर आपका एक ही प्रोडक्ट 3 डिपार्टमेंट से जाता है, मतलब मैंने जो एग्जांपल दिया था जूता बनाने का इंडस्ट्री, दैट इज कटिंग, फिनिशिंग, कटिंग, पेस्टिंग एंड फिनिशिंग, ये 3 ही तो काम होता है। तो ये वो अगर सिर्फ एक ही कैटेगरी का शू बनाता है, दैट इज चप्पल, और कुछ नहीं बनाता है, देन इट इज नॉट एन इशू। लेकिन वो अगर कुछ हश पपीस टाइप का गुड्स बनाता है, सॉफ्ट कंफर्ट बनाता है, सैंडल बनाता है, रेगुलर वेयर बनाता है, प्लस नॉस्टर टाइप बनाता है, स्पोर्ट शूज बनाता है, सर वो तो सर मल्टीपल प्रोडक्ट बना रहा है। तो किसके कितना टाइम पेस्टिंग में गया, कितना टाइम इसमें गया, वो थोड़ा बताना डिफिकल्ट हो जाएगा। इन दैट सिचुएशन वी मूव फॉर द एलोकेशन। तो यहां पर हम लोग बेसिकली सीखेंगे हाउ वुड वी allocate the overhead, that is the expenses which is not directly identified with the product and service, among the products which are passing through different stage of production. I repeat, in this chapter हम लोग बेसिकली सीखेंगे क्या, कैसे इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस to be allocated among the different category of products in each stage of production. तो ये मैंने आइडेंटिफाई किया each stage of production, मैंने आइडेंटिफाई किया प्रोडक्ट एंड सर्विस में एलोकेशन बा अपोर्शन, व्हाटएवर यू वांट टू से यू कैन से इट। तो इस तरीके से आपको एलोकेट करना, मतलब हम लोगों को यहां पर एलोकेट करना सीखना है।
तो उससे पहले हम लोगों को ये जानना है सर टोटल खर्चा कितना है जिसको मैं एलोकेट करूंगा, और दूसरा कौन सा बेसिस में एलोकेट करूंगा। जितना तक मेरा याद है, मैंने आप लोगों को सिर्फ एक ओवरहेड नहीं कराया है, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। मैंने आपको सेलिंग कराया है, एडमिनिस्ट्रेशन भी कराया है, लेकिन मजे का बात यह है हम लोगों का सिलेबस मोर और लेस कवर करता है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को ही। मतलब मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को एलोकेट करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, वही हम लोगों का यहां पर है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड एंड सेलिंग ओवरहेड इट इज एलोकेट करना बड़ा इशू नहीं है, वो इजीली हम लोग एलोकेट कर सकते हैं। इसलिए वहां पर प्रॉब्लम आता भी है तो वेरी इजी टाइप का। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड एलोकेट करने में आपका एक्सपर्टाइज, क्रिटिकल अप्रेजल का जरूरत होता है, मतलब एक्सपर्टाइज का जरूरत होता है, मतलब हम लोगों को उसमें ज्यादा फोकस करना है। whereas एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड होगा तो इज वेरी इजी, टोटल एडमिनिस्ट्रेशन इक्वली डिवाइड कर दीजिए ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसमें बहुत ज्यादा टेक्निकल स्किल की जरूरत नहीं होता है। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत है, टेक्निकल स्किल का जरूरत कुछ नहीं होता है। जितना जरूरत होता है आपका प्रोडक्शन ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, व्हाटएवर नेम यू कैन से, उसको एलोकेट करना। तो माय डियर, हम लोग ये एंड सब्सिक्वेंट 10-12 क्लास में हम लोग इसका एलोकेशन करेंगे। यहां पर मैं और भी चीज आपको बता देता हूं, सिंस यहां पर एलोकेट करना है और वो भी ऑन द अप्रोक्सीमेशन बेसिस, आप लोगों को मन में आएगा मैं जानता हूं, मेरे यहां पर बहुत होनहार लड़की एंड लड़के लोग दोनों ही हैं, जो उसके दिमाग में आ रहा है सर टोटल होगा तब तो एलोकेट करूंगा, लेकिन टोटल होने के लिए पूरा साल खत्म होगा तब तो एलोकेट होगा। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर तो पहले से ही एलोकेट हो रहा है, मतलब डेटा कहां से आपको मिल रहा है सर, पास्ट ईयर का डेटा, इंडस्ट्री एवरेज डेटा, एस्टिमेशन बेसिस। आई रिपीट द 3 वर्ड्स, आपका कोई सेंस नहीं है, आप नॉनसेंस है तो इंडस्ट्री। आपका अगर पास्ट ईयर का एक्सपीरियंस है अगर नहीं है लेकिन आपके पास एक्सपर्टाइज है, देन यू विल एस्टिमेट। And third, if you have a past year experience, then apply that experience, that overhead in the current year. So whatever you may want to do, one thing is clear, what you are doing actually, you are doing an estimation. आप क्या कर रहे हैं, आप एस्टिमेट कर रहे हैं, एस्टिमेशन कर रहे हैं। अगर आप एस्टिमेट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है सर यहां पर गलत तो होगा ही, रॉन्ग तो होगा ही, मतलब अंडर एस्टिमेशन ओवर एस्टिमेशन का तो सवाल आएगा। यस, अंडर एस्टिमेशन ओवर एस्टिमेशन का सवाल आएगा। अगर अंडर एस्टिमेशन एंड ओवर एस्टिमेशन का सवाल आता है तो हम लोगों को उसका ट्रीटमेंट भी देखना पड़ेगा। तो हम लोग बेसिकली ये चैप्टर में जो सीखेंगे वो ध्यान से सुनिएगा तो लगेगा, यहां पर एस्टिमेट करना सीखेंगे, रिकवरी रेट करना सीखेंगे, प्रोडक्ट में चार्ज करना सीखेंगे, उसके साथ साल के अंत में अंडर रिकवरी और ओवर रिकवरी अगर होता है, बिकॉज एंटायर कैलकुलेशन इज बेस्ड ऑन द एस्टिमेटेड फिगर, और एक्चुअल जब रियलिटी रियलाइज होगा उसके साथ अगर अंडर ओवर फ्लक्चुएशन होगा तो वो हम लोग क्या करेंगे, उसका ट्रीटमेंट भी सीखेंगे। तो ये हम लोगों का टोटल काम होगा इस चैप्टर में, या ये आप लोगों को क्रिटिकली कुछ सिखाएगा, बिकॉज हम लोग देखेंगे धीरे धीरे। तो चलिए एक एक करके आते हैं। First of all, what is overhead? Overhead are the expenditures which cannot be identified with a particular cost unit. You know very well cost unit क्या होता है। Cost unit is that is the unit on which you are expressing the cost, accumulate the cost. So overhead which cannot be identified to any particular cost unit. It is incurred in general not for a particular output. कोई एक आउटपुट के लिए नहीं, इन जनरल इसका खर्चा होता है। Overhead are the total of indirect material, indirect labor and indirect expenses. तीनों को मिला के एक साथ बोलता है एक ही टर्म overhead. Actually overhead is the generic term जो कवर करता है direct material, indirect labor and indirect expenses. Overhead are incurred not only in the factory of production but also in the administration, selling and distribution, which I have already discussed. क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड ये हम लोगों ने ऑलरेडी कर चुके हैं। फैक्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, दैट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट रिलेटिंग टू मैन्युफैक्चरिंग, दैट इज रिलेटिंग टू योर
relating to your factory. Office and administrative overhead is relating to indirect expenditure incurred on all activities relating to general management and administration. Selling and distribution overhead, expenditure relating to sales of product and distribution of product, मतलब selling related. Function wise अगर classify करते हैं, अगर element wise classify करते हैं तो indirect material, indirect wages, indirect expenses, all we have covered already. Indirect matlab which is not directly identified. Nature wise already discussed in the cost sheet. Fixed overhead, variable overhead and semi-variable overhead. Semi-variable overhead. Partly fixed, partly variable. उसका डिविजन करना भी हम लोगों ने ऑलरेडी सीख चुके थे. तो यहां तक हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ के आए थे, उसका एक रिकैप मैंने यहां पर दिया है. नाउ आपको देखना पड़ेगा व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ओवरहेड कॉस्टिंग. सपोज मैंने एक एग्जांपल दिया आपका, क्यों ओवरहेड कॉस्टिंग आप लोगों को सीखना पड़ेगा, क्यों जरूरत है ओवरहेड कॉस्टिंग का. सपोज राजीव हैव अ कस्टमाइज्ड फर्नीचर शॉप. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कस्टमाइज्ड फर्नीचर शॉप? एनी आइडिया? देखिए दो प्रकार का फर्नीचर शॉप होता है. एक जाएंगे वहां पर फर्नीचर आपका अलमीरा, डाइनिंग टेबल, टेबल, सिटिंग चेयर्स आर अवेलेबल. आपको जाके खरीदना है, कैबिनेट देख के आपको खरीदना है. दूसरा, आप जो जाके आप आपका रिक्वायरमेंट अनुसार, आपका मेजरमेंट अनुसार आपका फर्नीचर बनाएंगे. तो जहां पर ये ऑर्डर देके आप बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड कस्टमाइज्ड फर्नीचर शॉप. एंड हिज फ्रेंड सुल्तान कम टू हिज शॉप फॉर मैन्युफैक्चरिंग अ स्टडी टेबल. सुल्तान आया है क्या करने के लिए? एक स्टडी टेबल बनाने के लिए. You, the student of semester 2, are asked to calculate the total cost of the study table and selling price. चलो बोलो. Given that direct material cost मतलब वुड का कॉस्ट 2000, लैमिनेट का कॉस्ट सब मिला के 2000, डायरेक्ट वेजेस ऑफ द कारपेंटर 1000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस फॉर डिजाइनिंग द टेबल 500. तो तीन खर्चा डायरेक्टली आइडेंटिफाइड हुआ है. डायरेक्ट मटेरियल वुड एंड लैमिनेट्स, वेजेस कारपेंटर लेता है 1000 और डिजाइनिंग स्पेशल जो डिजाइन हुआ है 500. बट द प्रॉब्लम इज हाउ वुड ही आइडेंटिफाई द ओवरहेड. लेकिन उसके रिलेटेड जो ओवरहेड है, जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, जो मशीन इस्तेमाल होता है उसका डेप्रिसिएशन, जो किराया घर में ये काम होता है, मतलब जो वर्कशॉप में ये काम होता है, दुकान में काम होता है. आप लोग दुकान बोलते हैं लेकिन आज से आप लोग उसको दुकान नहीं बोलेंगे, वर्कशॉप बोलेंगे. वही उसका दुकान है. तो वर्कशॉप में उसका जो रेंट है उसको कैसे एलोकेट होगा इस टेबल के ऊपर. प्लस जो मैनेजर ये सब काम देखता है, सुपरवाइज करता है, उसका खर्चा कैसे एलोकेट होगा. तो but the problem is how to identify the overhead of indirect cost for making the table, because the overheads are not directly traceable or identified with the study table like direct material, direct labor and direct expenses. इसका मतलब क्या है बेटा? Overhead is not directly identified. Overhead मतलब वो चाहे indirect material, indirect labor, indirect expenses, or you can say in that way variable material expenses, variable indirect variable overhead, fixed overhead, semi-variable overhead, or you can say that administrative overhead, selling overhead and production overhead. कैसे ये identified होगा? You can say, but you can directly identify जो होता है, you can say that is the cost. So that is your job to identify, to trace कितना खर्चा उस cost unit का मतलब है यहाँ पर आपका टेबल उस cost unit में allocate होगा. Okay? So determination of total cost as well as selling price is challenge to you. तो यू सेमेस्टर 2 का स्टूडेंट है, आप उसको आइडेंटिफाई करके बोलिए. तो टोटल कॉस्ट देखिए
डायरेक्ट मटेरियल 2000, डायरेक्ट लेबर 1000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दैट इज डिजाइनिंग खर्चा 500, प्राइम कॉस्ट 3500। नाउ यहां पर जाके आपका हाथ कांपना शुरू हो गया। You can say, can you say me how much is the manufacturing overhead, how much administrative overhead, how much is the selling overhead, उस आइटम के लिए कितना आपका ये खर्चा हो रहा है? नो सर, बिकॉज आपका जो मुटिया आप रखते हैं डिलीवरी देने के लिए, वो मुटिया तो सिर्फ एक डिलीवरी नहीं देता, तो मल्टीपल प्रोडक्ट डिलीवरी देता है, और वो आपका और फैक्ट्री में काम नहीं करता है रेगुलर डिलीवरी देने का काम, और उसको मंथली सैलरी मिलता है। तो कैसे मैं समझूंगा एक टेबल के लिए मुटिया कितना चार्ज किया? अगर हाँ सिर्फ वो एक टेबल जाने के लिए मुटिया का रेंट देते हैं तो आपको पता है, तो ये डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। अगर टोटल कॉस्ट आपको पता नहीं है तो प्रॉफिट कैसे ऐड करेंगे? तो प्रॉफिट नहीं ऐड करेंगे तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? मतलब ये पूरा पार्ट ही आप लोगों के लिए अननोन है। यू कैन से दैट जी सर हम लोग उसको कैलकुलेट कर चुके हैं। नाउ problem here is to determine the overhead cost for the product. As the overhead cost is not identified with the product, we shall use or apply some recovery or absorption rate. Since मैं directly identify नहीं कर सकता, I repeat, since ये indirect खर्चा जो indirect material, indirect labor, indirect expenses, administration, selling and production overhead, since these expenses are not directly identified with the product, so उसको product के साथ जोड़ने के लिए we need some mechanism. That mechanism is known as recovery rate. तो मुझे लग रहा है सर आप शायद हम लोगों को लेके जा रहे हैं रिकवरी रेट कैलकुलेट करने के लिए। बहुत सारा स्टूडेंट इंक्लूडिंग पीयूष पांडे भी मुझे बोलेगा सर मुझे जितना तक याद है आपने उसमें कॉस्ट शीट में कराया था एग्जैक्टली यूर, लेकिन आप एक जगह गलती कर चुके थे। कॉस्टिंग में कॉस्ट शीट में मैंने जो कराया था वो था सिंगल प्रोडक्ट। एक प्रॉब्लम दो प्रॉब्लम मैंने मल्टी प्रोडक्ट का कराया था, लेकिन था बेसिकली सिंगल प्रोडक्ट। और ओवरहेड रिकवरी का कैलकुलेशन मैंने भी जो दिखाया था सिंगल प्रोडक्ट। लेकिन आज तो मैटर सिंगल प्रोडक्ट और एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के नहीं है। आज 2 महीना क्लास करने के बाद आप लोग थोड़ा एडवांस हो चुके हैं, तो आप लोगों को दिखाना पड़ेगा मल्टी प्रोडक्ट एंड मल्टी प्रोडक्शन हाउस कैसे काम करता है। तो वहां पर आपको एब्जॉर्प्शन रेट करने का तरीका जानना चाहिए। ओके, तो वी विल learn how could we distribute that overhead using the absorption rate or recovery rate among the products. Here we introduce the concept of distribution of overhead among the different products using different recovery rate. चलिए देखते हैं। अच्छा, हर चैप्टर के शुरू में मैं ऑब्जेक्टिव उसका बोल देता हूं। यहां पर भी है, यहां पर है 3 ऑब्जेक्टिव। एक calculation of overhead absorption rate or overhead recovery rate based on the estimated figure, determination of total cost of the product and selling price, identify the overhead absorption and under absorption and their treatment. चलो, तो ये पूरा प्रोसेस करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मैं यहां पर पूछूंगा, यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है तो बोलिए। जस्ट यहां तक ये चैप्टर में क्या करना है आपको समझ में आया और नहीं? नहीं है डाउट सर। एनी अदर? आई एम आस्किंग टू ऑल एटलीस्ट राइट इन सर एक बार मुझसे नहीं बोल सकते तो चैट बॉक्स में लिखिए यस और नो। नो सर। सर थोड़ा ऊपर वाला सम सिखाइए सर। उसका एक बार रिपीट करूं? एक स्टडी टेबल बनाने के लिए गया था जहां पर आपका डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोल दिया था, लेकिन ओवरहेड पता नहीं है। तो आप कैसे उसका टोटल कॉस्ट एंड टोटल प्राइस निकालेंगे? तो आपको ओवरहेड का कॉन्सेप्ट लर्न करना है। आप लेबर का कॉन्सेप्ट आपको पता है,
मटेरियल का कॉन्सेप्ट आपको पता है, फिर थोड़ा और ऊपर। हाँ ठीक है। चलिए ओके सर, थैंक यू। चलिए आ जाइए डिटर्मिनेशन। अब रिकवरी रेट कैलकुलेट करने के लिए क्या लगेगा? रिकवरी रेट मतलब किस तरीके से मैं ओवरहेड को रिकवर करूंगा, ओवरहेड का खर्चा को मैं प्रोडक्ट और सर्विस से, यहां पर प्रोडक्ट के ऊपर ही बात होगा, प्रोडक्ट में रिकवर करूंगा, प्रोडक्ट का कॉस्ट में रिकवर करूंगा। देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ रिकवरी रेट एंड एब्जॉर्प्शन रेट। फर्स्ट स्टेप, process of determination of recovery rate or process of determining the recovery rate for distribution of overhead, that is indirect material, indirect labor, indirect expenses among the products produced or services rendered। कैसे होगा? रिकवरी रेट आप लोग जानते ही है, टोटल ओवरहेड इनकर्ड डिवाइडेड बाय टोटल रिकवरी बेस। किसको आप बेस मानते हैं और टोटल खर्चा हुआ उस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कितना हुआ। तो रिकवरी रेट सिंगल हो सकता है, मतलब फैक्ट्री वाइज, इसको और एक भी नाम से जाना जाता है ब्लैंकेट रेट, और दूसरा मल्टीपल रेट डिविजन वाइज, वो मशीन आवर भी हो सकता है, लेबर आवर भी हो सकता है। मतलब ये रिकवरी रेट मशीन आवर रेट हो सकता है, अगर मल्टीप्लाई करना चाहते हो, और लेबर आवर रेट भी हो सकता है। ओके, सिंगल हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है। नाउ स्टेप 2, आइडेंटिफाई द बेस ऑफ रिकवरी। नाउ आपको ओवरहेड तो टोटल कैलकुलेट करना होगा ही, तो आपको रिकवरी रेट का बेस भी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये रिकवरी रेट कैसे कैलकुलेट होगा? तो रिकवरी रेट कैलकुलेट करने के लिए पहले बेस का जरूरत है। वो बेस यू कैन से एनीथिंग जिसके साथ कॉस्ट का डायरेक्ट रिलेशन है, मतलब डायरेक्ट वेजेस हो सकता है, प्राइम कॉस्ट हो सकता है, वर्क कॉस्ट हो सकता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो सकता है, प्रोडक्शन आवर हो सकता है, मशीन आवर हो सकता है, लेबर आवर हो सकता है, प्रोडक्शन यूनिट्स, प्रोडक्शन गुड्स सोल्ड, एनीथिंग कैन बी द रिकवरी बेस। मतलब ये जो रिकवरी बेस, टोटल रिकवरी बेस, वो इट मे बी एनीथिंग, डायरेक्ट वेजेस, प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, वर्क्स कॉस्ट, एनीथिंग, लेबर आवर, मशीन आवर, प्रोडक्शन यूनिट्स, एनीथिंग हो सकता है। नाउ सर एस्टिमेशन ऑफ एंड कलेक्शन ऑफ टोटल ओवरहेड, कैसे टोटल ओवरहेड को कलेक्ट करेंगे? देखिए सिचुएशन 1, ओनली वन प्रोडक्शन ऑन मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, जो हम लोगों ने अभी तक किए हैं पूरा कॉस्ट शीट में, जो भी हम लोगों ने किया है एक ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट था, कभी भी मल्टी प्रोडक्शन में मैंने आप लोगों से काम नहीं कराया है। लेकिन प्रैक्टिकल में तो मैटर अलग हो सकता है। चलिए एक में पहले ही आते हैं, only one production or manufacturing department where the entire manufacturing process is carried on the method only one production or manufacturing department where the entire manufacturing process is carried on, मतलब एक ही प्रोडक्शन हाउस है, फैक्ट्री का एक ही जगह है जहां पर पूरा काम करता है, मतलब पूरा काम एक जगह में ही होता है। सिंपल वर्ड, आपका पूरा पढ़ाई अभी तक एक ही जगह में होता है, क्लासरूम में, लेकिन हो सकता है जैसे ही अब मैच्योर होंगे आपका पढ़ाई 2 जगह होता है, एक लैब में, एक क्लासरूम में, एक प्रोजेक्ट रूम में, मतलब 3 जगह। The method of allocation of overhead is as follows. Small manufacturing firm में ये होता है, allocation of overhead, overhead cost which are easily identified with the department, that is allocation the overhead। यहाँ पर क्या करेंगे? एक ही तरीका, overhead cost which are easily identified with the product department, since एक ही डिपार्टमेंट, तो
सब इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को डायरेक्टली एक ही डिपार्टमेंट में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अगर मैं इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि ना डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल नहीं है विद द रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट बट आइडेंटिफाइबल है विथ रिस्पेक्ट टू द डिपार्टमेंट। कॉस्ट सेंटर के लिए आइडेंटिफाई आप बोल सकते हैं ये कॉस्ट सेंटर के लिए ही पूरा खर्चा हो रहा है, तो कॉस्ट सेंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफाई, बट कॉस्ट यूनिट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आइडेंटिफाइड नहीं है। तो अगर एक्सपेंसेस कॉस्ट यूनिट के साथ आइडेंटिफाई नहीं होता है तो ओवरहेड है। अगर वो ओवरहेड में एक ही डिपार्टमेंट के लिए करता हूं तो मैं बोल सकता हूं सर ये डायरेक्टली एलोकेटेड है। तो यहां पर खर्चा अगर डायरेक्टली आइडेंटिफाइड है तो मैं डायरेक्टली एलोकेट कर देता हूं, उसमें क्या बिग डील है। तो चलिए ये अगर एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो मैं जानता हूं सब खर्चा उसी में ही हो रहा है। लेकिन अगर मोर देन वन प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, एग्जांपल कटिंग, प्रोसेसिंग, फिनिशिंग, लेदर का ही टेक्नोलॉजी सोचिए, कटिंग, पेस्टिंग एंड फिनिशिंग, बहुत सारे इंडस्ट्री के लिए 3-4 हो रहा है, where the entire manufacturing process is carried on, जहां पर entire manufacturing process is carried on, the method of collection of total overhead is as follows। यहां पर 2 तरीका आपको फॉलो करना पड़ेगा, that is allocation of overhead, overhead cost where which can easily identified with that department। मतलब आपका 2 डिपार्टमेंट है, कटिंग एंड पेस्टिंग। तो कटिंग डिपार्टमेंट में कटिंग होता है, पेस्टिंग डिपार्टमेंट में पेस्टिंग होता है। तो कुछ खर्चा डायरेक्टली कटिंग डिपार्टमेंट में एलोकेट हो सकता है, जैसे कटिंग मशीन का डिप्रिसिएशन, वो क्या पेस्टिंग डिपार्टमेंट में जाएगा? नो, उस डिप्रिसिएशन डायरेक्टली कटिंग डिपार्टमेंट में ही एलोकेट होगा। लेकिन सिमिलरली पेस्टिंग डिपार्टमेंट पेस्ट करने के लिए जो मशीनरी इस्तेमाल होता है उसका डिप्रिसिएशन पेस्टिंग डिपार्टमेंट में ही आइडेंटिफाई होगा। लेकिन रेंट, इलेक्ट्रिसिटी क्या सिर्फ पेस्टिंग के लिए और कटिंग डिपार्टमेंट के लिए इस्तेमाल हो रहा है या सब डिपार्टमेंट के लिए इस्तेमाल हो रहा है? अगर फैक्ट्री का सब डिपार्टमेंट उसको एंजॉय कर रहे हैं तो सब डिपार्टमेंट में एपोर्शन करना पड़ेगा। तो उस टाइम उसको क्या करना पड़ेगा? अगर इजीली आइडेंटिफाई नहीं होगा देन सब डिपार्टमेंट में उसको क्या करना पड़ेगा? डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अगर आइडेंटिफाई कर सकता हूं तो नो सवाल, मेरा एक ही बेटी है, मेरा जो प्रॉपर्टी है मेरा बेटी को ही मिलेगा, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मेरा 2, एक बेटी एक बेटा है, तो जाहिर सी बात है मेरा प्रॉपर्टी का शेयर सिर्फ मेरा बेटी को क्यों मिलेगा, मेरे बेटे को भी तो मिलेगा। तो दोनों में ही जो होगा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ओके, तब वो हो जाता है अपोर्शन करना। इफ यू कैन डायरेक्टली ट्रेस मेरा सब प्रॉपर्टी का मालिक मेरा एक लौता लड़की होगा तो इट इज वेरी मच एलोकेशन। लेकिन मेरा अगर एक लड़की और मेरा एक लड़का है तो 100% उसका जो मेरा प्रॉपर्टी का जो एलोकेशन होगा वो तब एलोकेट नहीं कर सकते, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा अमंग माय 2 चिल्ड्रन। क्लियर? नाउ बेसिस ऑफ अपोर्शन, अपोर्शन होगा तो उसका बेसिस भी होना चाहिए, नहीं तो किस बेसिस में होगा? बच्चे के प्रॉपर्टी प्रोबेबिलिटी 1:1। मेरा बड़ा लड़की को मैं बहुत ज्यादा बार करता हूं तो मैं बोला हूं रेशियो होगा नॉट 50-50, 60% 40%। लड़की को ज्यादा लड़की को कम। पापा लोग ऑलवेज लड़की को ज्यादा ही देते हैं, ऑलवेज दे आर, लड़की लोग पापा का ऑलवेज फेवरेबल होते हैं। चलिए, बेसिस ऑफ अपोर्शन, फॉर एग्जांपल आइटम्स कैसे बेसिस होगा, कुछ मैंने एग्जांपल दिया है जो आपके काम में आएगा। फैक्ट्री रेंट, सर रेंट की सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट, कटिंग डिपार्टमेंट में रेंट लगता है और फिर पेस्टिंग डिपार्टमेंट, फिनिशिंग डिपार्टमेंट में रेंट नहीं लगता है? हाँ, रेंट लगता है। तो कैसे एलोकेट करेंगे? जो जितना फ्लोर एरिया लिया है उसका बेसिस। इलेक्ट्रिसिटी, लाइट पॉइंट्स। डिप्रिसिएशन, जो एसेट जितना, जो सेक्टर में जितना मशीन है उसका डिप्रिसिएशन। इंश्योरेंस, वैल्यू ऑफ मशीन। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल ऑब्वियसली ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, और डायरेक्ट मटेरियल अगर अवेलेबल नहीं है तो डायरेक्ट वेजेस। कंज्यूमेबल स्टोर्स, डायरेक्ट मटेरियल्स। sundries and chargeable expenses, direct wages, because they are
एज्यूम करके चलते हैं मोर रिलेटेड टू जितना वर्कर ज्यादा काम करेगा, ये सब इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस। बाय द वे इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? कॉटन्स, लुब्रिकेंट्स, ये सब इनडायरेक्ट मटेरियल है। इनडायरेक्ट वेजेस मतलब असिस्टेंट लोग, तो उसको सपोर्ट देने के लिए जो इनडायरेक्ट वेजेस जरूरत होता है, तो दैट इज आर ये सब कौन सा बेसिस में एलोकेट होगा? ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट वेजेस। कंज्यूमेबल स्टोर्स डायरेक्ट मटेरियल, अगर डायरेक्ट मटेरियल नहीं है तो डायरेक्ट वेजेस। सन्ड्रीज, जनरल एक्सपेंसेस, डायरेक्ट वेजेस। जनरल सुपरविजन, सुपरविजन किसका होता है? प्रोडक्ट के ऊपर सुपरविजन होता है ना वर्कर के ऊपर सुपरविजन होता है? अगर वर्कर के ऊपर सुपरविजन होता है तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। कैंटीन एक्सपेंसेस, किसके ऊपर कैंटीन का खर्चा होता है? আমি এখন ক্লাসে পরে ফোন করো। कैंटीन एक्सपेंसेस किसके ऊपर? कैंटीन एक्सपेंसेस किसके ऊपर? पैसा वाला जो उसका सैलरी ज्यादा मिलता है उसको ज्यादा खाना मिलेगा, और जिसका सैलरी कम मिलता है वो उसको कम खाना मिलेगा ना। कैंटीन इज ऑलवेज रिलेटेड विद द एम्प्लॉइज। जिसका डिपार्टमेंट में ज्यादा एम्प्लॉय है वो ज्यादा खर्चा करेगा, ठीक है। कुछ मटेरियल जैसे मैं बोलता हूं कटिंग पेस्टिंग में बोल रहा हूं एडहेसिव, मतलब जो फेविकॉल्स होता है चिपकाने का डेंड्राइट होता है वो इनडायरेक्ट है, वो कहां पर एलोकेट होगा? कटिंग में ना पेस्टिंग में ना फिनिशिंग में। सर फेविकॉल होगा तो सर पेस्टिंग में जाएगा। अच्छा, पॉलिशिंग दैट इज थिनर, तारपिन, पॉलिशिंग मटेरियल, गाला, ये सब कहां पर जाएगा? सर ये फिनिशिंग डिपार्टमेंट में जाएगा, पॉलिशिंग का जो खर्चा है। अच्छा, कटिंग के लिए एक स्पेशल ऑयल की जरूरत होता है, तीन ऑयल बोलता है, वो तीन ऑयल कहां पर जाता है? वो पेस्टिंग में जाएगा? नो, इनडायरेक्ट है। कटिंग फिनिशिंग में जाएगा? नो, वो कहां पर आएगा? सर वो डायरेक्टली आएगा आपका कटिंग डिपार्टमेंट में। तो आपको अपोर्शन एंड एलोकेशन दोनों करके ही आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। नाउ सिचुएशन 3, वेरी इंटरेस्टिंग। सिचुएशन 1 था एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सिचुएशन 2 था एक से ज्यादा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। नाउ सिचुएशन 3 वेरी इंटरेस्टिंग, जहां पर मोर देन वन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तो रहेगा ही, उसको सपोर्ट देने के लिए वन और मोर सर्विस डिपार्टमेंट। सो क्या लिखा है मैंने? मोर देन वन प्रोडक्शन and manufacturing department where the entire production is carried on first, okay, and one or more service department to support, क्या किसको सपोर्ट देता है? सपोर्ट द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल, आपका बड़ा फैक्ट्री में जाएंगे, ब्रिटानिया फैक्ट्री, तारापाला में जो फैक्ट्री है, मेट्रिया ब्रुज में जो लोग रहते हैं, वो लोग एक बार फैक्ट्री के सामने जाएंगे, आप लोग देखिएगा फैक्ट्री का तो 3-4 जगह है काम हो रहा है, और एक बड़ा जगह रहता है, आप लोग जब नाम जानते हैं कैंटीन, स्टोर्स। तो ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो कैंटीन का जो डिपार्टमेंट है, कैंटीन क्या कटिंग का काम करता है, प्रोसेसिंग का काम करता है, फिनिशिंग का काम करता है? नॉट एट ऑल, ये सब काम नहीं करता है। तो ये कहां किसको सर्विस देता है? वो सर्विस कटिंग डिपार्टमेंट, प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट एंड फिनिशिंग डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय को देता है। मतलब मैं बोल सकता हूं सर्विस डिपार्टमेंट का बेनिफिट किसी हाल में प्रोडक्ट एंजॉय नहीं करता है, तो कौन एंजॉय करता है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंजॉय करता है। तो लॉजिकली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का बेनिफिट अगर प्रोडक्ट एंजॉय करता है तो प्रोडक्ट में एलोकेट होगा, लेकिन सर्विस डिपार्टमेंट का बेनिफिट अगर प्रोडक्ट इस्तेमाल करता तो प्रोडक्ट में जाता। लेकिन मैं तो प्रोडक्ट में नहीं बोला हो गया, मैंने क्या बोला है? सर्विस डिपार्टमेंट का जो खर्चा है, एंजॉय बेनिफिट है, वो एंजॉय कर रहा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो मुझे ये बोलो तो सर्विस डिपार्टमेंट का जो टोटल खर्चा है कहां पर जाना चाहिए?
सर्विस डिपार्टमेंट का जो खर्चा है वो कहां पर जाना चाहिए? प्रोडक्ट में जाना चाहिए डायरेक्टली ना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाना चाहिए? आंसर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो बेनिफिट मिल रहा है उसको खर्चा बियर करना पड़ेगा। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बेनिफिट एंजॉय कर रहा है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को एलोकेट करेंगे, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जितना एंजॉय कर रहा है। स्टोर्स का बेनिफिट जो जो डिपार्टमेंट को मिलेगा वो डिपार्टमेंट में जाएगा। तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका सर्विस डिपार्टमेंट का कॉन्सेप्ट। तो अगर सर्विस डिपार्टमेंट रहता है तो आपको सिर्फ एलोकेशन एंड अपॉर्चमेंट करने से नहीं होगा, आपको और एक भी चीज करना पड़ेगा, रीअपॉर्चमेंट, फिर से अपॉर्चमेंट। एलोकेशन मतलब डायरेक्टली ट्रेसेबल, अपॉर्चमेंट ऑफ ओवरहेड का मतलब है आप ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अमंग ऑल डिपार्टमेंट। आई रिपीट, अमंग ऑल डिपार्टमेंट। ऑल डिपार्टमेंट मतलब मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट एज वेल एज सर्विस डिपार्टमेंट। नाउ सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा कहां जाएगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। मतलब सर्विस डिपार्टमेंट को का टोटल खर्चा फिर से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। आई रिपीट, फिर से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा कहां पर? आपका प्रोडक्ट में, आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। तो इसको बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। तो ये काम आपके सामने आ गया। तो फर्स्ट काम होता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में दो काम होता है, एलोकेशन एंड अपॉर्चमेंट। दूसरा होता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पर एक ही काम होता है, दैट इज रीअपॉर्चमेंट। रीअपॉर्चमेंट किसके लिए? मतलब अगर मेरा सर्विस डिपार्टमेंट रहा, सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा अगर मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एलोकेट करता हूं तो वो मेरा हो जाएगा क्या? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, द प्रोसेस ऑफ एलोकेशन एंड अपॉर्चमेंट ऑफ different overhead costs to the manufacturing and service department is known as primary distribution. Similarly, service secondary distribution, the process of reapportionment of total cost of each service department to the manufacturing department and other service department is known as secondary distribution. Sir, मेरे समझ में ये वर्ड नहीं गया, आपने क्या लिखा देखिए, the process of reapportionment of total cost of each service department to the manufacturing overhead. Total cost मतलब सर्विस डिपार्टमेंट का जितना खर्चा है, वो चाहे सर्विस डिपार्टमेंट के रेस्पेक्ट में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, सब खर्चा कहां पर जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट एंड अदर सर्विस डिपार्टमेंट का मतलब ऑब्वियसली स्टोर का जो लोग काम करते हैं और कैंटीन में जो लोग काम करते हैं, दोनों ही सर्विस डिपार्टमेंट है। तो स्टोर डिपार्टमेंट का जो लोग काम करते हैं वो लोग कैंटीन डिपार्टमेंट से नहीं खाते हैं। यस, मतलब मैं बोल सकता हूँ कैंटीन डिपार्टमेंट का बेनिफिट स्टोर्स लोग भी एंजॉय करते हैं, लाइक अदर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का लोग जैसे एंजॉय करते हैं। सिमिलरली स्टोर डिपार्टमेंट सिर्फ क्या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ही माल इशू करता है? कैंटीन डिपार्टमेंट के लिए चाल, ऑयल, बटर ये सब इशू नहीं करता है, मसाला इशू नहीं करता है। यस, मतलब स्टोर डिपार्टमेंट का भी बेनिफिट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी मिल रहा है एज वेल एज कैंटीन डिपार्टमेंट को भी मिल रहा है। मतलब मैं बोल सकता हूं सर्विस डिपार्टमेंट खुद के साथ इंटर रिलेटेड है। तो इसलिए जैसे मैं एक सर्विस का खर्चा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एलोकेट कर रहा हूं, सेम वे में अगर जरूरत पड़े मुझे सर्विस डिपार्टमेंट में भी खर्चा एलोकेट करना पड़ेगा। तो ये भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। द मैन्युफैक्चरिंग में यहां पर क्वेश्चन दिया हूं, ये तो नेचुरली यहां पर पॉसिबल नहीं है करना, मैं सिर्फ आपको सामने क्वेश्चन को रखा हूं एक शेप दिखाने के लिए। A manufacturing firm has one production department and provide the following information: factory rent, factory light, depreciation, canteen, supervisor, indirect material. Production 2000 units, production hour per unit 5000 hour per unit is 5 hours. Calculate the recovery rate. ओके, तो चलिए करते हैं। प्रोडक्शन आवर्स, इसका थोड़ा सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। पहले ये बोलिए मल्टी
प्रोडक्शन है ना सिंगल, मल्टी प्रोडक्शन फैसिलिटी है ना सिंगल प्रोडक्शन हाउस, सिंगल, देखिए एक ही डिपार्टमेंट। चलिए सॉल्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ टोटल ओवरहेड। टोटल कौन सा ओवरहेड? प्रोडक्शन ओवरहेड। एकदम इजी, सिंपल, इसको ऐड कर देते हैं। ओके, क्या बोलेंगे? टोटल ओवरहेड कॉस्ट। टोटल ओवरहेड कितना? टोटल ओवरहेड कैलकुलेट करो बेटा। 43,000. 43,000. सॉरी, 43,000. 43,000। आप लोग टेबल करके करेंगे, मैं टेबल करके लेट हो जाएगा बोल के नहीं किया। ओके, किसको बेसिस में रिकवरी रेट बाहर निकालेंगे? सर यहां पर प्रोडक्शन आवर दे दिया है तो मैं रिकवरी रेट प्रोडक्शन आवर के ऊपर में भी बेस कर सकता हूं, मैं प्रोडक्शन यूनिट के ऊपर भी कर सकता हूं। तो मैं यहां पर आवर से कर रहा हूं, जो वेरी कॉमन इस्तेमाल होता है। प्रोडक्शन आवर कितना? 10,000। ओवरहेड रिकवरी रेट, प्रोडक्शन ओवरहेड रिकवरी रेट कितना होगा बेटा? 10,000 बाई, सॉरी 43,000 आप जानते हैं टोटल ओवरहेड बाई रिकवरी बेस, याद है और नॉट? टोटल Yes, sir. ओवरहेड बाई रिकवरी बेस दैट इज इक्वल टू 43. रुपीज 43 ना तो 4.3. 4. तो फर्स्ट काम हो गया आपका नंबर 1 का। नंबर 1 क्या बोला था? देखिए बेटा, कैलकुलेट द ओवरहेड रिकवरी रेट। उसके बाद क्या बोला है? कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट पर यूनिट, जहां पर मटेरियल और लेबर प्रॉफिट मार्जिन बोल दिया है। तो चलिए करते हैं कैलकुलेशन। कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट। कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट। रुपीज, कोई बोलेगा मुझे? डायरेक्ट मटेरियल कितना? 500 add direct wages कितना? 300। प्राइम कॉस्ट कितना? 800 प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड कितना? वी कैन डायरेक्टली आइडेंटिफाई, लेकिन सर मैं तो रिकवरी रेट कैलकुलेट करके कर ही सकता हूं। यस यू कैन डू इट। प्रोडक्शन ओवरहेड प्रोडक्शन ओवरहेड कितना? कितना घंटा काम हुआ है? 5 आवर्स इंटू रुपीज। एक एक आइटम बनाने के लिए कितना घंटा लगता है बेटा? 6 आवर्स। मतलब ये काम के लिए 6 आवर लगा है, 5 आवर्स नहीं 6 आवर्स। रुपीज कितना? 4.3 रुपीज 4.3 कितना होगा? कैलकुलेट करके बोलिए तो जल्दी।
25.8. 26 कर देते हैं। टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितना, जल्दी, 826 एड प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना, 20% ऑन हाउ मच, 826 826. कितना होगा, 165.2 65.2. 165। चलो, तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना होगा, 991. क्लियर और नॉट। ये मैंने पूरा जो डिस्कशन किया था सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मतलब आई हैव डिस्कस्ड दैट पॉइंट। क्या ये वाला सिचुएशन, ओनली वन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का नेक्स्ट क्लास में मैं कराऊंगा मोर देन वन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बट नो सर्विस डिपार्टमेंट। उसके सर बाद वॉइस नहीं आ रहा है, सॉरी सर वॉइस नहीं आ रहा सर। हेलो, आई एम नॉट ऑडिबल, हेलो, Yeah, sure. am I audible or not? Yes, sir. Okay. मतलब उसका प्रॉब्लम है। रिकवरी रेट, ओके, तो चलिए, तो ये फर्स्ट हम लोगों ने सिंगल प्रोडक्शन यूनिट के बेसिस में काम करना आपको दिखाया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जाएंगे मल्टी प्रोडक्शन, मल्टी यूनिट। आपका आवाज नहीं आ रहा है। आज तक हम लोगों ने सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर काम किया है, सिंगल प्रोडक्शन हाउस के ऊपर काम किया है। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को मल्टी प्रोडक्ट में दिखाऊंगा, दैट इज डिपार्टमेंट P1, डिपार्टमेंट P2, अभी नहीं, ठीक है। चलिए, आज का क्लास इतना ही। तो कोई क्वेरी है तो बोलिए, यहां तक कोई क्वेरी है तो देखिएगा। पूरा प्रॉब्लम को मैंने स्टोरी टेलिंग के तरह किया है, पढ़िएगा, देखिए वेरी इजी लगेगा। चलिए।